नमस्ते, मेरा नाम सुप्रिया दुबे है। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के एक छोटे से गांव सिसोनिया की रहने वाली हूँ। वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से मेरा परास्नातक चल रहा था, जो कि इसी वर्ष पूरा हुआ है। और परास्नातक के दौरान ही हिंदी विषय से मैंने JRF के लिए उत्तीर्ण किया है 99.77 परसेंटाइल से। मेरी स्कूलिंग और मेरा स्नातक मेरे अपने ही जिले से रहा है। मैंने स्नातक हीरालाल रामनिवास नाथ उत्तर महाविद्यालय खलीलाबाद से पूरा किया है। अभी वर्तमान समय में मैं बनारस में ही रह रही हूँ। जी, नेट JRF की परीक्षा प्रत्येक वर्ष 2 बार आयोजित की जाती है 6 महीने के अंतराल पर। तो इसे आप परास्नातक के दौरान या परास्नातक पूरा होने के बाद ही दे सकते हैं। और यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे परीक्षाओं में बैठने के लिए आपको निकालना होता है। नेट की परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, ICT, इन्वायरमेंट, इस तरह से 10 यूनिट दिए होते हैं। और एक होता है हमारा सब्जेक्ट का पेपर, जिससे कि हमारा MA होता है। उससे 100 प्रश्न हमारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और 50 प्रश्न पेपर 1 से पूछे जाते हैं, जो कि सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। तो इनकी बेहतर तैयारी से हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और रही बात कोचिंग की, तो मुझे कोई अनिवार्यता नहीं लगती है कोचिंग की, क्योंकि वर्तमान समय में हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, और हम यूट्यूब के सहारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़, टॉपर्स टॉक के थ्रू हम गाइडेंस ले सकते हैं। और साथ ही हम किसी ऐसे पर्सन की तलाश करें जो कि पहले से ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण कर चुके हों। जैसे कि एक इंग्लिश का एक कोटेशन है ना, कि इफ़ यू वांट टू गो समवेयर इट इज़ बेटर टू फाइंड समवन हु हैज़ ऑलरेडी बीन देयर। तो बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे पर्सन को तलाशें जो कि आपको एग्ज़ाम के थ्रू गाइड कर सके। और मेरी एक सलाह यही रहेगी कि चूँकि हमारे सब्जेक्ट के पोर्शन से हमारा MA होता है, तो बेहतर होगा कि हम अपने सब्जेक्ट के पोर्शन पे अपनी बेहतर कमांड रखें। बाकी दोनों पेपर में एक बैलेंस बना के चलना तो बेहद ज़रूरी है। जी, बात करें उपयोगिता की, तो मैंने पहले भी बताया कि यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए नेट उत्तीर्ण करना एटलीस्ट अनिवार्य हो जाता है। और वहीं यदि आप PhD के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, MA के बाद आप रिसर्च करना चाहते हैं और आप JRF उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आपको हर महीने, जब तक कि आपकी PhD जब तक चल रही है, आपको हर महीने फेलोशिप अमाउंट मिलता है। पहले यह राशि 31,000 थी, अब बढ़कर 37,000 हो गई है। तो एक विद्यार्थी के लिए यह एक बड़ी राशि है। यदि आपको यह मिलती है तो परिवार पे एक डिपेंडेंसी जो होती है वह ख़त्म हो जाती है। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं एक हद तक, और आप अच्छे से अपना रिसर्च कर सकते हैं। जी, यदि बात करें एज लिमिट की, तो नेट की परीक्षा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। बस आपका MA होना चाहिए, और नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद यह आजीवन मान्य होता है। वहीं JRF की बात करें तो 30 वर्ष संभवतः यह एज लिमिट है। इसके बाद आप JRF में नहीं बैठ सकते हैं। हालांकि कुछ कैटेगरीज के लिए और महिलाओं के लिए एज रिलैक्सेशन है, तो आप साइट से जाके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी
नेट जेआरएफ ना करने से हानि तो कुछ ऐसी मुझे नहीं दिखती है। बस ये है कि यदि आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो नेट निकालना अनिवार्य है। जी, बात करें यदि पुस्तकों की, तो पेपर 1 के लिए मैंने केवीएस मदान की किताब आती है उसको पढ़ा था। साथ ही YouTube का पूरा सहारा लें, किसी एक ट्यूटर को फॉलो करें पेपर 1 के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। और मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप पेपर 1 की तैयारी के दौरान अंग्रेजी से ना भागें, क्योंकि YouTube पे जो क्वालिटी कंटेंट जो क्रिएटर्स क्रिएट करते हैं उसमें वे इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बातचीत करते हैं। और इंग्लिश पे यदि आप ध्यान देंगे तो कई बार पेपर 1 में कुछ टर्म्स कठिन आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स, तो उसमें हिंदी के साथ साथ यदि आपको इंग्लिश कीवर्ड्स भी पता रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। और पेपर 1 के लिए मैंने YouTube पे इनकलकेट लर्निंग करके एक चैनल है, रवीना मैम पढ़ाती हैं, उनका पढ़ाया मुझे बोधगम्य लगता था, तो मैंने वहाँ से सहारा लिया। मेरे कहने का मतलब कि किसी एक ही ट्यूटर को फॉलो करें और उन्हीं के सारे कंटेंट को देखें। बार बार भटकने से आपकी तैयारी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। और पेपर 1 के लिए एक यूथ कंपटीशन टाइम्स का एक PYQ सॉल्व पेपर आता है, वहां से आप देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। डेली एक सेट, मैं जब 1 महीना रह गया था एग्जाम तो मैं डेली एक सेट सॉल्व करती थी पेपर 1 के लिए। और साथ ही इसी तरह से सेकेंड पेपर के लिए भी मैं कहूंगी कि PYQ AGP पब्लिकेशन का एक आता है, वहां से आप एक सेट डेली यदि सॉल्व करें तो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना आपको आ जाएगा। और सब्जेक्ट के विषय में, चूंकि मेरा हिंदी विषय था तो मैं हिंदी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि कुछ टेक्स्ट लगे हुए थे, नाटक, उपन्यास, कहानी जो लगे हैं, उनको पढ़ने के लिए मेरा यही कहना है कि आप मूल टेक्स्ट को पढ़ें, क्योंकि गहनता से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो यदि आप खुद से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो यह बेहतर होगा, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से कोई भी गाइड कवर नहीं कर पा रही है प्रश्नों को। तो मेरा यही सुझाव रहेगा। और सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की एक गाइड बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी दृष्टि से साहित्य शास्त्र और वैचारिक पृष्ठभूमि जैसे जो कुछ यूनिट्स हैं वो उसमें बेहतर दिए हुए हैं, आप उसको भी वहां से देख सकते हैं। जी, हिंदी भाषा में शोध की बिल्कुल प्रासंगिकता है। जिस प्रकार से विज्ञान के विषयों में शोध हो रहे हैं, उसी प्रकार भाषा के विषयों में भी शोध हो रहे हैं। अंग्रेजी में बराबर शोध किए जा रहे हैं, संस्कृत में हो रहे हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी शोध किए जा रहे हैं। और हमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। यदि MA हमारा हिंदी विषय से रहा है तो हिंदी विषय से शोध हम करेंगे और हिंदी के संवर्धन में अपना योगदान देंगे। क्योंकि कहा गया है ना कि यह राम काव्य की धारा है, यह कृष्ण काव्य कालिंदी है, भारतीय ललाट की बिंदी है, भारत की भाषा हिंदी है। तो बिल्कुल प्रासंगिकता है। और यदि हम टीचिंग के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में यदि हमारा शोध रहता है, हमारी PhD रहती है, तो इसका ज़रूर इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा सा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में निश्चित रूप से नेट की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा है। और बात करें यदि टीचिंग की परीक्षाओं की, तो उसमें भी नेट की परीक्षा
एक बड़ी परीक्षा मानी जाती है, एक एंट्रेंस एग्जाम, मतलब पहला कदम, पहली सीढ़ी है नेट की परीक्षा, यदि आप प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो। जी, सबसे पहले मैंने एनटीए की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड किया था। नेट के सिलेबस को मैंने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा और एक अनुमान लगाया कि मुझे कितना समय लगेगा सिलेबस को पूरा करने में, और उसी हिसाब से मैंने अपने टाइम को मैनेज किया। क्योंकि मेरा एमए भी चल रहा था, मुझे क्लासेस भी अटेंड करनी होती थी, तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ मैंने पढ़ाई की। और PYQs मैंने डाउनलोड किए साइट से, और कुछ सीनियर से भी मैंने मदद मांगी। मैंने PYQs को देखा, किस प्रकार से, किस पोर्शन से, किस तरह के, किस डेप्थ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस तरह से मैंने टेक्स्ट को पढ़ा। और सीनियर्स का गाइडेंस भी रहा। उन्होंने मुझे किताबें सजेस्ट की, जैसे पेपर 1 के लिए KVS मदान, और कुछ यूट्यूब चैनल्स भी सुझाए उन्होंने, जिनसे मुझे मदद मिली। और टेक्स्ट्स मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था एमए में एडमिशन होते ही। तो धीरे धीरे करके मैंने सभी नाटक, उपन्यास और जो भी अन्य गद्य विधाएं, कविताएं लगी हैं, धीरे धीरे मैंने उन सबको कवर किया। मुझे ऐसा लगता है कि बेहद ज़रूरी है, जिस तरह से 2-3 वर्षों में डेप्थ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूरे सिलेबस से गो थ्रू होना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो इसी तरह से रणनीति के साथ मैंने तैयारी अपनी शुरू की। और बात करें अनुभव की, तो परीक्षा निकलने से पहले एक सेल्फ डाउट हमेशा बना रहता था कि पता नहीं क्या कमियां रह जा रही हैं। जो 2 बार मेरा सिर्फ नेट हो पाया था और तीसरी बार में मेरा JRF हुआ था, लेकिन एक पॉजिटिविटी भी थी, क्योंकि मेरा MA भी चल रहा था, साथ में सब कुछ मैनेज करना। मुझे पता था कि चीज़ें थोड़ा समय लेंगी, क्योंकि सिलेबस लेंदी है नेट JRF का, तो समय आपको पूरा देना होगा इसको कवर करने के लिए। बाकी रिजल्ट होने के बाद जो खुशी होती है, अपने को प्रूव करने की जो खुशी होती है, और माता पिता के चेहरे पे जो खुशी आप देखते हैं, वो मतलब आउट ऑफ वर्ड्स आप बयां नहीं कर सकते हैं। सारी मेहनत वर्थ इट लगती है। जी, मेरा उन्हें यही संदेश रहेगा कि वे अपने पर विश्वास रखें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, और यदि वे दिसंबर में परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो प्रयास करें कि 1 महीने में जो भी बेहतर हो सकता है वो करें और अपना बेस्ट दें। अच्छा होगा कि आप PYQs को सॉल्व करें अधिक से अधिक, क्योंकि समय अब कम रह गया है। जितना आपने पढ़ा है उसको बेहतर रिवीजन करें और उसमें आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं यह देखें। और बी कॉन्फिडेंट, धैर्य बनाए रखें, और 1 महीने के लिए थोड़ा त्याग जरूर करें कि घूमना फिरना थोड़ा कम कर दें, सीमित कर दें, घर वालों से बातचीत थोड़ा सीमित कर दें, थोड़ा बहुत एंजॉय करें और डिस्ट्रैक्ट मत होने दें अपने आप को। बी पॉजिटिव एंड बेस्ट ऑफ लक। जी, फिलहाल तो मेरी यही योजना है कि मैं जल्दी से जल्दी PhD में इनरोल हो जाऊं और अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम का बायो जल्दी से एडिट करके खुद को रिसर्च स्कॉलर लिख सकूं। खैर, ये एक मजाक था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आगे के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद।